जो कि इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। और इसके पास में एक बक कॉइल लगा हुआ है। ये बक कॉइल हो गया, मतलब वहाँ पर था 5 और यहाँ पर एक हो गया 6, मतलब ये 6 बक कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन आप अगर पता कर लिया और उसके बाद कैसे ख़राब होते हैं, क्या ख़राब होते हैं, रिपेयर क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करने वाले हैं हम। हेलो दोस्तों, मैं हूं वलीद और आप देख रहे हैं एडवांस मोबाइल स्मार्ट। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक लेके बात करेंगे कि जिस तरह का फ़ोन सबसे ज़्यादा फ़ोन ख़राब होते हैं और जो फ़ोन सबसे ज़्यादा रिपेयर होने के लिए आते हैं और क्यों ऐसा है और कौन सी फ़ोन में ऐसी लगा हुआ है, तो इस बारे में आज हम जानेंगे और पूरे डीप के साथ जानेंगे कि ये जो 6357 CRB आप देख रहे हैं ना, तो ये 6357 CRB के पास देख सकते हैं 1 2 3 4 5 बक कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका फुल कॉन्फ़िगरेशन आज हम जानेंगे। और ये आईसी जिस फ़ोन में लगा हुआ है वो फ़ोन कोई भी एक रिपेयर होने के लिए आएगा तो रिटर्न ही नहीं जाएगा, अगर पूरे वीडियो एक बार शांति से देख लिया तो एक बार देखते रहिए, हम एक बार बताते हैं। देखिए, यहाँ पर मीडियाटेक के MT 6357 CRB MRV इसका दोनों का ही डाटा शीट सेम है और मीडियाटेक के 6357 जो लगा है उसका भी डाटा शीट सेम है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, इसके पास में देखो जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सारे कैपेसिटर VPH का है, मतलब DC टू DC से बनते हैं VPH पावर और यहाँ पर आते हैं। और ये बक सप्लाई जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इसके पास में तो 5 बक कॉइल लगा हुआ है, लेकिन इसका एक कन्वर्टर IC लगा हुआ रहता है, जिस कन्वर्टर IC से और एक बक सप्लाई आउटपुट होते हैं। दिखाते हैं आपको, देखिए, और एक बक सप्लाई। देखिए, यहाँ पर एक कन्वर्टर IC लगा हुआ है जो कि इसको बोलते हैं एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, और इसके पास में एक बक कॉइल लगा हुआ है। ये बक कॉइल हो गया, मतलब वहाँ पर था 5 और यहाँ पर एक हो गया 6, मतलब ये 6 बक कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन आप अगर पता कर लिया और उसके बाद कैसे ख़राब होते हैं, क्या ख़राब होते हैं, रिपेयर क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करने वाले हैं हम। तो ये सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वाला IC कितने सारे मॉडल में लगा हुआ है, इसको पहले जानना है। तो पहले जानेंगे तो कैसे, तो पार्ट फाइंडर में चलते हैं। पार्ट फाइंडर में जाने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे इस IC का मॉडल नंबर, हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर MT 6357 जैसे मैंने लिखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे मॉडल में लगा है। Xiaomi में यूज़ किया है, Redmi 6 है, Xiaomi में Redmi 9 में भी यूज़ हुआ है, A1K में भी, Oppo में भी यूज़ हुआ है। कितने सारे मॉडल बताते जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप कंपनी का नाम, ब्रांड को देख लीजिए एक बार। Xiaomi में लगा हुआ है, Oppo में, मोटरोला में लगा हुआ है, Vivo में, फिर मोटो, फिर Oppo, फिर Huawei, Infinix, Samsung, टेक्नो, Xiaomi, Huawei, फिर सैमसंग, ओप्पो, सैमसंग, LG में भी लगा हुआ है, फिर सैमसंग, टेक्नो इतने सारे मॉडल, और फिर मोटरोला, लेनोवो में भी लगा हुआ है। मतलब ऐसा कोई ब्रांड अभी तक नहीं निकला जिस ब्रांड में नहीं लगा हो ये IC। ठीक है, फिर आईटेल में भी लगा हुआ है, ये आईटेल में भी यहाँ पर दिखा रहा है, आईटेल, ओप्पो, फिर टेक्नो, Xiaomi, इन्फिनिक्स, लेनोवो, टेक्नो, फिर मोटरोला, फिर LG, इन्फिनिक्स, LG, मतलब कितने सारे मॉडल में ये 6357 CRB इस फ़ोन में कितने सारे मॉडल में लगा हुआ है। अब ये जितने सारे फ़ोन में ये IC लगा हुआ है, ये सब फ़ोन रिपेयर करना एकदम सीधा सा ट्रिक है, मतलब इसमें कुछ भी हो जाए ये फ़ोन बनना चाहिए। इसका बूट सीक्वेंस भी मार्केट में अवेलेबल है, मतलब कुछ भी हो जाए ये फ़ोन बनना चाहिए। और इस तरह का IC जैसे 6357 CRB को छोड़ करके और भी बहुत सारे IC का बूट सीक्वेंस अवेलेबल है मार्केट में, तो वो सारे फ़ोन भी आएगा तो वो भी बहुत सारे मॉडल में, जैसे 8937 हो गया, 439 हो गया, और फिर PM 660L है। इस तरह के बहुत सारे जो IC लगा हुआ है और मार्केट में अभी भी चल रहा है, तो हज़ारों मॉडल में लगा हुआ है। ये सब में मतलब बूट सीक्वेंस अवेलेबल है मार्केट में, मतलब ये सब फ़ोन अभी आएगा रिपेयर होने के लिए, एक भी रिटर्न जाना नहीं चाहिए।
ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसको एक बार समझते हैं पहले। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए अगर हम इसका हार्डवेयर का पेज देख के चलेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो इसको हमें थोड़ा सा बंद करना होगा। और मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करके रखे हैं, तो इस डायग्राम को एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, ये मीडियाटेक का ही देख सकते हैं आप, 6357 CRB MRB जो भी है लगा है, और यहाँ पर ये CPU लगा है। और ये हो गया हमारा DC to DC IC, और DC to DC IC यहाँ पर बैटरी कनेक्टर है, एक तरफ तो ग्राउंड है उसका, एक तरफ हो गया VBAT, और थर्मल ID लाइन इसके साथ में है, बैटरी कनेक्टर के साथ में होते हैं। तो बैटरी का VBAT वाला जो सप्लाई होते हैं DC to DC IC के पास जाते हैं, सबसे पहले वहाँ से बनते हैं VPH। अब या तो बैटरी लगा के VPH चेक करो तो भी मिल जाएगा, या तो चार्ज में बैठा के VPH चेक करो तो भी मिल जाएगा। अब VPH बनने के बाद वही VPH तो फ़ोन ऑन होने के लिए सबसे पहले जाएगा कहाँ, पावर IC में जाएगा, और बाकी 2GPA 4GPA लाइट IC ग्राफिक IC बहुत सारे जगह पर जाते हैं। लेकिन हमें देखना क्या है, फ़ोन ऑन डेड कंडीशन में हमें क्या देखना है, पावर IC में पहुंच रहा है कि नहीं। तो पावर IC में पास में छोटे छोटे कैपेसिटर जो हमने हार्डवेयर सोल्यूशन के पेज में आपको बताए थे, तो उन सारे कैपेसिटर में होते हुए पावर IC के अंदर इन होते हैं। अब देखो बाक सप्लाई कितना देखे थे, 1 2 3 4 5 बाक सप्लाई इस पावर IC के पास में होते हैं, और फिर और एक बाक सप्लाई होते हैं एक्सटर्नल बाक कन्वर्टर के पास। तो ये मैंने एक्सटर्नल बाक कन्वर्टर भी यहाँ पर ड्रा किए। अब यहाँ पर देखो पावर IC में VPH इन हुआ, जितने सारे बाक सप्लाई उसके लिए अलग अलग से VPH पावर इन होगा। VPH पावर इन हुआ है, V प्रॉक बना, सबसे पहले वोल्टेज V प्रॉक बाक सप्लाई बना 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज। V मॉडेम के सप्लाई बनते हैं 0.6 से लेकर 1.2 वोल्टेज। V प्रॉक की सप्लाई बनते हैं 0.6 से लेकर 2 वोल्टेज। ये तीनों वोल्टेज जाएगा CPU में, सीधा सा याद कर लीजिए, ठीक है। अब फिर से एक बाक सप्लाई ऐसा है कि VPA वाला बाक सप्लाई, VPA मतलब वोल्टेज पर PA जाएगा 4GPA पे। अब वोल्टेज कितना होगा, 0.5 से लेकर 3.7 तक वोल्टेज होते हैं इस लाइन में। अगर इतना वोल्टेज, अगर ये कब बनेगा, फोन डेट के साथ ना, इस वोल्टेज का कोई लेना देना नहीं है। डेट सेक्शन में ये वोल्टेज बनते भी नहीं है, 0 ही रह जाते हैं। फ़ोन ऑन होगा उसके बाद बनेगा, ये सिम लगाओगे, नेटवर्क सेक्शन ऑन होगा तब जाके ये वोल्टेज बनते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, हाई LDO के 2.05 वोल्टेज, ये हाई LDO बना, मेन पावर IC से हाई LDO बना। अब कॉलकॉम में हमने देखते थे कि पावर IC के जो भी बाक सप्लाई CPU में जाना था वो चले गए, और एक हाई LDO बाक सप्लाई आउटपुट होते थे और एक लो LDO बाक सप्लाई आउटपुट होते थे, और ये हाई LDO और लो LDO फिर से घूम करके फिर पावर IC के अंदर LDO सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक LDO सेक्शन को समझाने के लिए कोशिश किया है। तो सबसे पहले तो पावर IC जो भी बाक सप्लाई बना CPU में जाना था चले गए, VPA वाला बाक सप्लाई जो भी बनना था तो वो भी हमने दिखाया, और वो 4G सेक्शन के लिए है तो उसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और फिर बाक सप्लाई एक बना, VPH इन हुआ, बाक सप्लाई बना, हाई LDO बना 2.05 वोल्टेज, वही वोल्टेज सबसे पहले पावर IC के अंदर LDO सेक्शन में आएगा ताकि हाई LDO को भी ऑन करना है। और फिर LDO सेक्शन जो हाई LDO 2.05 के ऊपर जो LDO होते हैं उसको ऑन करने के लिए खुद VPH ही आते हैं। तो ये हो गया हमारा VPH पावर भी LDO सेक्शन में आते हैं, और ये हाई LDO वोल्टेज पावर IC के LDO सेक्शन में तो आएगा ही, लेकिन यही 2.05 वोल्टेज एक छोटा सा 8 पिन की IC में आएगा जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल बाक कन्वर्टर। और ये एक्सटर्नल बाक कन्वर्टर के पास एक बाक कॉइल लगा है, जिस बाक कॉइल का काम होगा लो LDO बनाना। मतलब पावर IC खुद हाई LDO बना रहा है, लो LDO नहीं बना रहा है। मतलब इसका हैसियत ही नहीं है कि लो LDO इसके अंदर दिया जाए तो ख़राब हो जाएगा शायद, इसीलिए कंपनी ने क्या किया है, एक छोटा पावर IC और लगा दिया है। मतलब एक बड़ा PM लगा दिया है, उसके साथ एक सहायक PM भी साथ में लगा दिया है, मतलब एक्सटर्नल ये लगा दिया है। मतलब ये हाई LDO बना के छोड़ा है, वो हाई LDO फिर एक्सटर्नल बाक कन्वर्टर में जाके फिर यहाँ से बनते हैं लो LDO। अब हाई LDO जैसे बन के आया एक्सटर्नल बाक कन्वर्टर को ऑन करने के लिए, और पावर IC के LDO सेक्शन में भी आएगा 2.05 वोल्टेज, लो LDO यहाँ से बनेगा, ये लो LDO फिर से LDO सेक्शन पर आएगा क्योंकि इसके अंदर भी लो LDO भी है, उसको भी ऑन करने के लिए ये लो LDO बन के आया यहाँ पर। तो ये एक्सटर्नल बाक कन्वर्टर अगर ख़राब हो जाए तो भी आपका फ़ोन डेड में चला जाएगा। अब कंडीशन देखो, ये जो लो LDO बना पावर IC के अंदर आया, इसी लो LDO वाला वोल्टेज फिर एक छोटा सा IC में आएगा जिसका नाम है VA12। मतलब ये VA12 नाम से ही पता चल रहा है कि ये
लो एलडीओ कितना वोल्टेज है 1.646 वोल्टेज, तो ये 1.46 वोल्टेज को फिर कन्वर्ट करके 1.2 में कन्वर्ट करेगा। मतलब 1.46 वोल्टेज अगर सीपीयू में चला गया तो सीपीयू खराब हो जाएगा। सीपीयू को चाहिए 0.6 से लेके 1.2 तक वोल्टेज, 1.2 तक ज़्यादातर चलते हैं। तो इसीलिए 1.46 वोल्टेज अगर सीपीयू में गया तो ये खराब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक VA12 करके एक कन्वर्टर लगा दिया है। तो ये कन्वर्टर ने 1.2 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, 1.46 वोल्टेज को कन्वर्ट करके फिर सीपीयू को देगा। और फिर इतने सारे क्राइटेरिया जब खत्म होगा तो पावर आईसी से फिर एक रीसेट बी का सप्लाई बनाएगा, जिसमें रहेगा 1.8 या तो 2.8। बहुत कम फ़ोन में मिलते हैं 2.8, ज़्यादातर 1.8 ही मिलते हैं। रीसेट बी का सप्लाई जाएगा, सीपीयू एक बार रीसेट होगा और सीपीयू से वॉचडॉग की सप्लाई आएगा पावर आईसी में। जैसे ही वॉचडॉग की सप्लाई पावर आईसी में, कॉलकॉम में होते थे PS-Old और मीडियाटेक में होते वॉचडॉग की सप्लाई, इसमें 1.8 या तो 2.8 वोल्टेज देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर 1.8 देखने को मिलते हैं। अब पावर आईसी में जैसे ही वॉचडॉग की सप्लाई यहाँ पर आएगा तो इसके जितने सारे बाग सप्लाई ही ये स्टेबल रह जाएगा, मतलब ये यार फ्लैक्चुएट नहीं कर पाएगा। तो ये था हमारा मीडियाटेक के जो कंसेप्ट है, बस इतना सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को एक बार पता कर लीजिए तो कोई भी फ़ोन आपके पास से रिटर्न नहीं जाने वाला, ठीक है। इससे बाहर जाते ही नहीं है, क्योंकि ये एक्सटर्नल बाग कन्वर्टर या तो वाटर डैमेज के कारण ख़राब हो जाते हैं, या तो कई बार ये बाग कॉइल गड़बड़ हो जाते हैं वाटर डैमेज के कारण, या तो ये आईसी के और भी रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे कि इसमें VPH भी आते हैं, इसमें VPH आते हैं और फिर इसमें एक डिवाइडर सर्किट बनते हैं। कई बार तो डिवाइडर सर्किट उसका R1 R2 रजिस्टर में गड़बड़ होने के कारण ये फ़ोन भी डेड हो जाते हैं। ये जो VA12 है, ये अगर गड़बड़ हो जाए, आउटपुट नहीं दे पाया, फिर भी फ़ोन डेड हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखते हुए फ़ोन को रिपेयर करना होगा। और फिर इस फ़ोन के अंदर ये जो हमने ड्रॉ करके दिखाया, तो इन सारे बाग सप्लाई को एक बार स्कीमेटिक के ज़रिए आपको दिखा दे तो आपको समझने में और आसानी होगा। तो एक बार मैं आपको स्कीमेटिक के ज़रिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा 6A वाला फ़ोन है, 6A वाला फ़ोन में हमारा लगा है, तो ये मीडियाटेक है, ये 6357 CRB, ये कितने सारे मॉडल में लगा है आपको तो दिखाया अभी। तो इस पावर आईसी का एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जो हमने ड्रॉ करके समझाया वो तो मैंने खुद ड्रॉ किया है, लेकिन आपका स्कीमेटिक के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी तो देखना है। तो हमने लेआउट में चले गए और लेआउट में जाके यहाँ पर एक पावर लगा है, तो ये पावर को हमने कॉपी किया और फिर स्कीमेटिक में चलेंगे, यहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे और करेंगे नेक्स्ट। तो ये आया हमारा PM6357 CRB, मतलब ये हो गया हमारा पावर आईसी। अब कितने अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ करके रखे हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि VSys मतलब सिस्टम वोल्टेज है, मतलब VPH पावर। ये VPH पावर आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगाया और यहाँ पर VPH की सप्लाई सबसे पहले आया कहाँ पर, भी बल्क और क्या बोल रहा है कि कंट्रोल CTRL मतलब कंट्रोल होते हैं। और यहाँ पर बोल रहा है कि SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब जो हमारे SMPS कंप्यूटर के अंदर भी SMPS होते हैं, उस SMPS को सबसे पहले ऑन कराएगा पावर आईसी की, तब जाके पावर आईसी आगे काम करेगा। ये बोल रहा है कि इसके लिए यहाँ पर VSys की सप्लाई आया, मतलब VPH पावर आया। वही VPH पावर फिर से VPROC सेक्शन में इन हुआ है। ये हो गया हमारा VPROC के सेक्शन, इतने सारे हो गया VPROC के सेक्शन, मतलब वोल्टेज पर प्रोसेसर होते हैं जिसके बोलते हैं। तो यहाँ पर VPROC के सप्लाई VPH पावर यहाँ पर VPROC के सेक्शन में इन हुआ, यहाँ से VPROC के सप्लाई स्विचिंग होकर आउटपुट हुआ है और ये सप्लाई आगे चला जाएगा। और ये VPROC के सप्लाई जाएगा कहाँ पर, 0.6 वोल्ट, 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज इस लाइन में होते हैं। और ये VPROC मतलब वोल्टेज पर प्रोसेसर, मतलब CPU में होते हैं प्रोसेसर, तो CPU में चला जाएगा ये सीधा सा। और फिर CPU में जाके काम में लग रहा है कि नहीं, एक बार ग्राउंड सिग्नल भी इसमें फीडबैक मिलता है, एक बार पॉजिटिव की फीडबैक यहाँ पर आएगा रिटर्न। फीडबैक के ज़रिए फिर पावर आईसी पता चलेगा पावर आईसी को कि है वहाँ पर जाके सही सही काम में लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर सही सही काम में नहीं लग रहा हो तो फिर पावर आईसी के जितने सारे बाग सप्लाई है सब फ्लक्चुएट करने लगेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो VPROC के लिए VPH पावर इन हुआ, VPROC के सप्लाई आउटपुट हो गया, CPU में चले गए। फिर VPH पावर V कोर के सेक्शन में इन हुआ है। V कोर के सेक्शन में VPH जैसे ही यहाँ पर इन हुआ है, यहाँ से स्विचिंग होकर V कोर के सप्लाई आउटपुट हुआ और ये चले गए CPU के कोर पार्ट में,
मतलब कोर जो होते हैं ये सीपीयू के अंदर ही होते हैं, जैसे कोर i3 कोर i5 ये सब होते हैं ना सीपीयू के अंदर, सीपीयू का एक पार्ट होता है कोर सेक्शन। तो ये कोर में चला जाएगा, 0.6 से लेकर 1.2 तक वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर वीपीआई की सप्लाई फिर से भी मॉडेम के लिए यहाँ पर वीपीआई की सप्लाई इन होगा 3.7 से लेकर 4.2 तक, और यहाँ पर मॉडेम की सप्लाई आउटपुट होगा, और यहाँ पर 0.6 से लेकर 1.2 तक वोल्टेज चला जाएगा सीपीयू के मॉडेम सेक्शन पर। ठीक है, उसके लिए फीडबैक भी आएगा यहाँ पर कि सही काम कर रहा है कि नहीं है जाके। फिर वीपीएच पावर यहाँ पर इन हुआ वीपीए के लिए, वीपीए मतलब वोल्टेज पर पीए, जो भी हम सर्किट में अभी बताया, मतलब 4G पीए के लिए। अब देखो यहाँ पर वीपीए के सप्लाई यहाँ पर इन हुआ, तो यहाँ पर इन होने के बाद यहाँ से आउटपुट हो रहा है 0.5 से लेकर 3.7 तक वोल्टेज आउटपुट होते हैं और चले जाते हैं 4G आईसी में। तो इसके ना डेट के साथ कोई लेना देना नहीं है इस लाइन का। डेट फ़ोन में आप चेक करो तो बनेगा भी नहीं वोल्टेज, लेकिन ये लाइन शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर शॉर्ट हो जाएगा तो भी पावर आईसी डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर फोन डेड हो जाएगा, सारे बॉक्स सप्लाई फ्लैक्चुएट करने लगेंगे। वोल्टेज बन नहीं रहा वो तब भी ठीक है, वोल्टेज डेड फोन में बनेगा भी नहीं, लेकिन शॉर्ट नहीं होना चाहिए लाइन को। शॉर्ट अगर हो गया तो भी पावर आईसी सारे बॉक्स सप्लाई फ्लैक्चुएट करने लगेगा। फिर देखिए फिर वीपीएच पावर इन हुआ है यहाँ पर VS1 के लिए, मतलब हाई एलडीओ है, और यहाँ से स्विचिंग हो रहा है VS1 के लिए स्विचिंग हो रहा है, और यहाँ पर देखिए VS1 PMU, मतलब ये आगे बढ़ के फिर पावर आईसी के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 2.05 वोल्टेज, ये हो गया हाई एलडीओ वाला वोल्टेज। अब इस लाइन को पकड़ करके अगर आप आगे चलो तो देखो ये कितने सारे जगह पर गए, यहाँ पर पास में बताया। फिर इसको पकड़ के हम आगे अगर चलेंगे तो फिर यहाँ पर फीडबैक लाइन में भी आएगा, क्योंकि ये जाके काम में लग रहा है कि नहीं, सही काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए फीडबैक खुद पावर आईसी भी ले रहा है। तो ये लिखा के अंदर आया तो इसको छोड़ो। फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर कहाँ पर आया, क्योंकि पावर आईसी के अंदर जो एलडीओ सेक्शन होते हैं उन एलडीओ सेक्शन को ऑन करने के लिए हमारा ये हाई एलडीओ के वोल्टेज आना जरूरी है। तो इसीलिए जो एलडीओ सेक्शन है, देखिए यहाँ से जितने सारे एलडीओ है, इन सारे एलडीओ वोल्टेज यहाँ से आउटपुट हो रहा है। देखिए कितने सारे एलडीओ वोल्टेज यहाँ से आउटपुट हुआ है, कितने वोल्टेज होते हैं। देखिए 2.8 वोल्टेज, 2.2 वोल्टेज, 2.8, यहाँ पर 1.8, 2.8, ये सब 3.3 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, ये सब वोल्टेज जितने सारे लाइन में वोल्टेज नहीं दिखाया, ज़्यादातर 1.8 वोल्टेज होते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा भी होते हैं, क्योंकि एलडीओ वोल्टेज कैसे होते हैं, ज़्यादातर एलडीओ वोल्टेज ऐसे होते हैं कि 0.9, 1.0, 1.1 या तो 1.2 वोल्टेज, फिर होते हैं 1.7 वोल्टेज, 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, फिर ऐसे होते हैं 2.7 वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज, 2.95, 3.0, 3.1, 3.3, ये सब होते हैं एलडीओ वोल्टेज। तो यही सब होगा इसमें। ठीक है, तो वोल्टेज नहीं लिखा है तो जो भी है। तो यहाँ पर आया सारे बॉक्स सप्लाई, मतलब बॉक्स सप्लाई हाई एलडीओ आउटपुट हुआ पावर आईसी से, फिर आया एलडीओ सेक्शन में, यहाँ से सारे एलडीओ वोल्टेजेस आउटपुट हो रहा है, और फिर यहाँ पर और भी आया वीपीएच भी आया यहाँ पर, ताकि जो हमारे हाई एलडीओ है, मतलब हाई एलडीओ के ऊपर जो वोल्टेज होते हैं एलडीओ, उन सारे एलडीओ के ऑन करने के लिए वीपीएच चाहिए होते हैं। और यहाँ पर कुछ VIO 1.8 वोल्टेज यहाँ पर आया DIG पावर के लिए, मतलब डिजिटल पावर के लिए। रेफरेंस सेक्शन से भी एक वोल्टेज आउटपुट होते हैं 1.2 वोल्टेज, तो इसके लिए बताया यहाँ पर। अब हाई एलडीओ और कहाँ पर गए, ये तो एलडीओ सेक्शन में आए, अब कहाँ पर जाना था, फिर एक जाना था हमारा जो VS2 बनने वाला जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, वहाँ पर जाने वाले थे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ के देखिए यहाँ पर आया एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। एक्सटर्नल जो बक कन्वर्टर यहाँ पर है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर फॉर VS2, VS1 मतलब हाई एलडीओ था, और यहाँ पर VS2 का मतलब है लो एलडीओ, 1.35 वोल्टेज या तो 1.4 वोल्टेज बनेगा। देखिए यहाँ पर आया हाई एलडीओ वोल्टेज जो VS1 PMU पावर आईसी से आउटपुट हुआ है, बॉक्स सप्लाई से होते हुए पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन में भी गया, जैसे कि सर्किट में बना के बताए थे, और फिर आया एक्सटर्नल बक कन्वर्टर में। अब एक्सटर्नल बक कन्वर्टर में आया यहाँ पर EN सिग्नल के नाम पर, और यहाँ पर पावर गुड के नाम पर यहाँ पर आया, मतलब जो पावर गुड होते हैं, जो PG होते हैं, पावर गुड, सिविल पावर, ये सब जो बोलते हैं वही लाइन है ये। अब इस एक्सटर्नल बक कन्वर्टर को ऑन करने के लिए उसको खाना चाहिए, तो यहाँ पर आया VPH पावर, इसमें VPH पावर खाना आया, और फिर कुछ वोल्टेज बॉल हाँ यहाँ पर ग्राउंड होना चाहिए, तो यहाँ पर ग्राउंड भी आया। अब देखो जैसे V in आया और यहाँ पर 2.05 वोल्टेज आया,
तो यहाँ से स्विचिंग कर रहा है। एलएक्स का मतलब होते हैं स्विचिंग, एलएक्स या तो एसडब्ल्यू या तो एलएक्स का मतलब होता है स्विचिंग, यहाँ से होता है स्विचिंग, और स्विचिंग हो रहा है एक बाक सप्लाई से होते हुए आउटपुट हो रहा है वोल्टेज, और यहाँ पर एक्सटर्नल VS2 करके 1.35 वोल्टेज बन रहा है। तो ये हो गया लो एलडीओ, मतलब मेन पीएम बनाया हाई एलडीओ और एक्सटर्नल बाक कन्वर्टर ने बनाया लो एलडीओ, जो मैंने सर्किट में अभी बना के दिखाया आपको, ठीक है। और फिर ये स्विचिंग होने के बाद जो लो एलडीओ बन रहा है 1.35 वोल्टेज, ये वोल्टेज सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके लिए यही आईसी ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर फीडबैक ले रहा है। कैसे फीडबैक ले रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 120 के और यहाँ पर 200 ओम यहाँ पर लिखा है, दे दिया है, शायद यही होगा, 255 के और यहाँ पर 200 के, ये दोनों किलो ओम का रेजिस्टर यहाँ पर लगा के एक डिवाइडर सर्किट बनाया, जिसका वोल्टेज निकलने वाला है 0.6 वोल्टेज। ये वोल्टेज डिवाइडर बन के मतलब निकल रहा है कितना, 1.35 वोल्टेज, मतलब R1 ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2। R1 से इन होगा 1.35 वोल्टेज, R2 से कुछ ग्राउंड होगा, यहाँ पर बनेगा डिवाइडेड वोल्टेज, बनेगा कितना 0.6, और ये 0.6 वोल्टेज खुद ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर 2 नंबर पिन पर सेंसिंग करेगा कि 0.6 वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर किसी ने ये रजिस्टर उठा कर फेंक दिया, या तो वाटर डैमेज के कारण, या तो यहाँ कर ग्राउंड सिग्नल कट गया शील्ड उठाते वजह से, या तो किसी ने रजिस्टर उखाड़ के फेंक दिया, ड्राई सोल्डिंग हो गया, इस कंडीशन में यहाँ पर डिवाइडर बिगड़ जाएगा और 0.6 वोल्टेज नहीं बन पाएगा, और ये फीडबैक में गड़बड़ हो जाएगा वोल्टेज, और ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर देखेगा कि वोल्टेज गड़बड़ है। तब ये जो हमारे लो एलडीओ है VS2 वाला, ये लो एलडीओ वोल्टेज और आउटपुट आगे नहीं करेगा ये एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, और हमारा फोन हो जाएगा डेड। अब कंडीशन यहाँ पर सर्किट अगर समझ में आ गया हो तो फिर VS2 को पकड़ के हम आगे चलेंगे, आगे जाके और एक आईसी मिलेगा इस फोन में। एकदम इस फोन को रिपेयर करना है तो फिर आपको दिमाग में भर लेना चाहिए, ये स्कीमेटिक एकदम सीधा सा स्कीमेटिक है। अब इसमें VS2 को हम आगे बढ़ते, ये जाएगा फिर से कहाँ पर, पावर आईसी में, यहाँ पर फीडबैक के तौर पर आया इसी इसमें, और फिर यहाँ पर आया। अब यहाँ से होते हुए यहाँ पर 0 ओम्स की एक रजिस्टर लगाया, अब PMU मतलब यहाँ से आउटपुट होके जाएगा शायद PMU मतलब पावर आईसी में जाएगा, ठीक है। तो ये EX2 जो हमारे VS2 है, ये VS2 वाला जो लाइन है, ये VS2 वाला लाइन स्कीमेटिक में आगे नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर देखिए LDO फॉर VA12, मतलब जो हमारे LDO वहाँ पर बना, तो ये VA12 बोल के एक आईसी है जो कि 6 पिन की आईसी है, और ये 6 पिन की आईसी में यहाँ पर देखिए VS2 PMU करके आया, ये VS2 PMU करके यहाँ पर भी इन हुआ है, मतलब ये 1.35 वोल्टेज है, लो LDO वाला वोल्टेज है। अब लो LDO वाला वोल्टेज यहाँ पर है, यहाँ पर एक EN2 आया है PMIC, और यहाँ पर एक इस आईसी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक VPH पावर आया है, 1K का एक रजिस्टर लगाया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, वोल्टेज आउटपुट A1 पिन से आउटपुट हो रहा है, और यहाँ पर जाके मतलब ये ले रहा है कितना, एक तो इस आईसी को खाना के हिसाब से यहाँ पर VPH ले रहा है, यहाँ पर पानी के हिसाब से आ रहा है इनेबल सिग्नल, और यहाँ पर जो हमारे 1.35 वोल्टेज है, ये 1.35 वोल्टेज को फिर कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके यहाँ से आउटपुट कर रहा है, जो कि यहाँ पर 1.2 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। 1.2 वोल्ट से कन्वर्ट करने के बाद ये वोल्टेज सही बन रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी एक डिवाइडर बनाया, और यही डिवाइडेड वोल्टेज 0.5 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पर लिख के दे दिया है। और ये डिवाइडेड वोल्टेज फिर हमारे इसी आईसी के अंदर आएगा सेंसिंग करने के लिए कि ये डिवाइडर सर्किट सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर ये डिवाइडर भी गड़बड़ हो जाए तो ये वोल्टेज 1.2 वोल्टेज आउटपुट जाना बंद हो जाएगा, और जैसे ही बंद हो जाएगा तो CPU में ये वोल्टेज जा नहीं पाएगा, CPU काम नहीं करेगा और फ़ोन हो जाएगा डेड। अब VA12 PMU इस लाइन को एक बार हम कॉपी करते हैं, अब ये तो पूरा कॉपी भी नहीं हो रहा है। VA12 अगर आगे नहीं बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं VA12 PMU। देखो ये आगे बढ़ के कहाँ पर आया, मीडियाटेक के 6765 मतलब ये हो गया हमारा CPU, और इसी CPU के अंदर आया PNL सेक्शन पर जो हमारे 1.2 वोल्ट की लाइन है, जो 1.2 वोल्ट आना चाहिए था वो वोल्टेज यहाँ पर आया।
तो ये हो गया, ये वोल्टेज अगर यहाँ पर सही नहीं आ पाएगा तो भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा। और एक सेक्शन में भी आया 1.2 वोल्टेज, और ये भी कौन सी आईसी है आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा सीपीयू है, मतलब एक जगह पर आया, दो जगह पर, और कहीं जाते ही कि नहीं देखते एक बार। तो यहाँ पर भी आया 1.2 वोल्टेज BA12 से, और फिर कहाँ पर आया, और ये PERI बोल के एक सेक्शन है वहाँ पर आया, ये PERI सेक्शन में और भी जगह पर आए। मतलब ये 1.2 वोल्टेज अगर मिस हो गया तो फिर CPU के अंदर बहुत सारे जगह पर ये वोल्टेज नहीं जा पाएगा, और CPU भी ऑन नहीं होगा, और हमारे फ़ोन डेड हो जाएगा। तो इतने सारे बक सप्लाई को आपको चेक करना है। और फिर बक सप्लाई अगर आपको क्यों मतलब फ्लैक्चुएट करते हैं, क्यों नहीं करते हैं फ्लैक्चुएट, कैसे उसको चेक किया जाए, फिर आपको अगर ये सब डीप में जानना है तो ऑफलाइन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डेमो क्लास ले सकते हैं, या तो हमारे चैनल के अंदर यूनिवर्सल स्कीमेटिक का वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को पूरे देख सकते हैं। तो उसमें पूरे डिटेल के साथ हमने बताया है उस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।